संगीता अपनी कमर में दवाई लगा रही थी कि तभी उसकी सास आशा जी दनदनाते हुए उसके कमरे में घुस गई और गुस्से में कहने लगी, बहू तुम यहाँ कमरे में क्या कर रही हो? वहाँ रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो संगीता दर्द से कहराते हुए बोली, मम्मी जी मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन मैं बाद में धो लूँगी। तभी आशा जी ने चटाक से बहू के गाल पर तमाचा जड़ते हुए कहा, तेरी कमर में दर्द है तो क्या मैं तुझे सर पर उठाकर घूमने लग जाऊं? ये तुम्हारा मायका नहीं कि मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांज, उसके बाद मेरे पैर दबाने के लिए मेरे कमरे में आ जाना। ये नहीं कि बूढ़ी सास की थोड़ी सेवा ही कर लूं। अरे सास की बात को इनकार करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? संगीता उस तमाचे से सन्न सी रह गई थी। उसे तो लगा था कि वह सास को अपनी समस्या बताएगी तो उसकी सास उसे आराम करने के लिए कह देगी, लेकिन यहाँ पर तो छोटी सी बात के लिए उसकी सास नाराज हो गई। तभी आशा जी की एक सहेली घर पर आ गई तो वह कहने लगी, अरे आशा बहन, बाजार में एक नई साड़ी की दुकान खुली है और वहाँ पर बहुत बढ़िया सेल लगी है। मैं तो जा रही हूँ, चलो तुम्हें भी साड़ी खरीदनी है तो मेरे साथ चलो। अपनी सहेली की बात सुनकर आशा जी खुश हो गई और अपनी बहू को घूरते हुए बोली, जब तक मैं वापस आऊँ तब तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी तुम? सो मत जाना महारानी जी। इतना कहकर वह थैला और रुपए लेकर अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई। घर से जाते ही संगीता अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में जब उसकी कमर दर्द में थोड़ा आराम हो गया तो वह जल्दी से उठकर रसोई में गई और उसने फटाफट से सारे काम निपटाना शुरू कर दिए और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी शादी से पहले यही सास इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन अब वह मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या मैं बहू नहीं, कोई मशीन हूँ जो दर्द में भी काम करती रहूँ? इसके बारे में मुझे आज विनोद से बात करनी ही होगी। शाम को जब विनोद घर आया तब संगीता ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा, देखो विनोद, अगर माँ जी को मुझे कुछ कहना ही था तो मुँह से कह देती। मुझ पर हाथ उठाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो चुपचाप चाबी भर देने से दिन भर चलती रहूँगी? क्या मुझे इस घर में आराम करने का अधिकार भी नहीं है? तभी संगीता की बात सुनकर विनोद भी उस पर ही नाराज हो गया और कहने लगा, तुम्हें ससुराल में आए हुए अभी ढंग से 4 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। अरे मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो बीबी की बातों में आकर अपनी माँ को 4 बातें सुना दे। तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी माँ को खुश रखना ही होगा, वरना मैं भी तुम्हें कोई खुशी नहीं देने वाला। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया। विनोद की बात सुनकर संगीता बहुत दुखी हो गई, क्योंकि ससुराल में ना तो सास उसकी थी और ना ही उसका पति। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दूसरे दिन संगीता खाना बना रही थी कि तभी आशा जी ने कहा, बहू खाना बनाने के बाद मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आना। यह कहकर आशा जी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर पसर कर अपनी बेटी को फ़ोन लगाया और उससे कहने लगी कि बेटी, तुझे ज़्यादा दिनों तक सास ससुर के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार तेरी सास तेरे मीठे व्यवहार से पिघल जाए, फिर तेरे ससुर जी सारी संपत्ति तुम लोगों के नाम कर देंगे। उसके बाद सास और ससुर से छुटकारा पाने का फार्मूला मैं बताऊंगी तुझे। फिर देखना, तू आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी, तुझ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तुझे सास ससुर की खींच से भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा मम्मी, आप ये बताओ वहाँ क्या चल रहा है? भाभी तुमसे डरती हैं कि नहीं? अरे यहाँ पर तो मैं अपनी ज़िंदगी सेट करने में लगी हुई हूँ। मैंने बहू को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। वह जरा सी भी गलती करती है तो उसे 2 तमाचा लगाकर सीधा कर देती हूँ। और यहाँ तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरा बेटा केवल मेरी झूठी बातें सुनता है। तेरी भाभी लाख सर पटक कर रह जाती है, लेकिन तेरा भाई कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और इसका फ़ायदा मुझे होता है। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ बहू को नचा सकती हूँ, क्योंकि उसका पति भी उसका साथ कहाँ देता है। इतना कहकर वह दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी संगीता उनके सामने आकर खड़ी हो गई।
वह नींबू पानी लेकर आई थी, लेकिन उसने अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उसने गुस्से में कहा, मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतने सारे फार्मूले हैं। तो फिर मम्मी जी, सिर्फ ननद जी को ही नहीं, मुझे भी सास से छुटकारा पाने का फार्मूला बताइए ना। संगीता की बात सुनकर आशा जी गुस्से से आग बबूला हो उठी और फ़ोन काट कर चिल्लाते हुए कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? अरे मेरे ही घर में खड़ी होकर तुम मुझसे ही छुटकारा पाने की बात कर रही है। आशा जी की बात सुनते ही संगीता भी गुस्से में बोली, क्यों नहीं मम्मी जी, अगर आपकी बेटी अपने सास ससुर के घर में रहते हुए मुझसे छुटकारा पाने के बारे में सोच सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ। जबकि आपकी बेटी के सास ससुर तो कितने सीधे साधे और सरल हैं। आपकी बेटी आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ सुनाती रहती है, लेकिन यहाँ पर तो आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो फिर मैं आपसे छुटकारा पाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकती हूँ। हाँ, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता है, लेकिन अब मैं खुद ही खुद का साथ दे सकती हूँ। इतना कहकर संगीता गुस्से में वहाँ से चली गई। अब आशा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि बहू ने ऐसा क्यों कहा। आखिर वह अपना साथ कैसे देगी, क्योंकि बेटा विनोद तो अपनी पत्नी की बातों में आएगा नहीं, फिर ये ऐसे क्यों बोल कर गई। खैर, मुझे क्या करना, मैं इसे डरने वाली नहीं हूँ। शाम को विनोद ऑफिस से आएगा तो इसकी शिकायतें परोस दूंगी और मेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर वह पल भर में पिघल जाएगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी की अच्छे से खबर लेगा। यह सोचकर धीरे धीरे वह अपने मन को मजबूत बनाने लगी और तरह तरह की योजना बनाने लगी कि बेटे को क्या क्या कहकर बहू के खिलाफ भड़काना है। वह बेटे की नज़रों में बहू को बदतमीज, गुस्सैल और झगड़ालू साबित कर देना चाहती थी। शाम को विनोद जैसे ही घर आया तो आशा जी ने देखा कि उसका मूड बहुत खराब था। तो आशा जी खुश हो गई, क्योंकि विनोद जब भी खराब मूड में रहता था तब आशा जी अगर उसे बहू के खिलाफ भड़का देती थी तो विनोद अपनी पत्नी पर बहुत भड़क जाता था और 3-4 दिनों तक तो पत्नी से बात तक नहीं करता था। ऐसे में जब संगीता उसे मनाने की कोशिश करती थी तब आशा जी को बड़ा मज़ा आता था। उसने जल्दी से रसोई में जाकर बेटे के लिए अदरक वाली चाय बनाई और फिर उदास चेहरा लिए हुए बेटे के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि देख बेटा, आजकल तेरी पत्नी कुछ ज़्यादा ही बदतमीज होती जा रही है। वह तो आज खुलेआम मेरे मुंह पर आकर बोल रही थी कि उसे मुझसे छुटकारा चाहिए। अब तुम लोग जवान हो गए तो क्या अपनी बूढ़ी माँ को पूछोगे ही नहीं? ठीक है बेटा, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी ली। तुम एक काम करो बेटा, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तो वहाँ मैं सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन काट लूँगी। वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया था, तो मैं मजबूर विधवा औरत अब जाऊँगी भी कहाँ। बहू तो मुझे घर से निकाल देना चाहती है। इतना कहकर वह अपने नकली आंसू बहाने लगी। अपनी माँ की बात सुनकर विनोद ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है माँ, तुम्हारी बात भी सही है। तुमने भी अपनी ज़िंदगी जी ली है तो हमें भी अब चैन से जीने दो। ये रोज़ रोज़ की किचकिच मुझसे देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं आपको वृद्धा आश्रम छोड़ दूंगा। आप भी सुकून से रहना और मैं भी थोड़ा आराम से रह लूँगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर तेज़ी से अपने कमरे में चला गया। अपने बेटे का इस तरह का व्यवहार देखकर आशा जी को तो समझ में ही नहीं आया कि विनोद ने ये क्या कह दिया। उसने तो सोचा था कि यह सब सुनकर विनोद गुस्से में भड़क जाएगा और अपनी पत्नी को 2-4 बातें सुना देगा। फिर जब बहू आंसू बहाएगी तो वह उन आंसुओं का मजा लेगी। लेकिन आज तो विनोद ने पासा ही पलट कर रख दिया था। अब तो उन्हें कुछ और बोलते हुए भी शर्म आ रही थी। उन्होंने सोचा था कि जब वह घर छोड़कर जाने की बात करेंगी तो विनोद पत्नी को डांटेगा, लेकिन अब उन्हें विनोद से कोई बात करने का सिरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद ही सामने से मुंह खोलकर वृद्धा आश्रम जाने की बात की थी और विनोद ने भी उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ये बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उनकी बहू संगीता भी
आराम से रसोई में खाना बना रही थी। घर में शांति छाई हुई थी, लेकिन ये शांति उन्हें किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। रात को डिनर के समय आशा जी ने सोचा कि मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी, तब विनोद जरूर मेरे पास आएगा और मेरी नाराजगी का कारण पूछेगा। हो सकता है वह ऑफिस से झुंझुलाया हुआ आया था, तो इसलिए उसने मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कह दी होगी। यह सोचकर वह देर रात तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, लेकिन फिर भी विनोद उन्हें बुलाने के लिए नहीं आया तो आशा जी घबरा गई कि कहीं सचमुच उनका बेटा विनोद बदल तो नहीं गया है। तभी उन्होंने कमरे से बाहर झाँक कर देखा तो बेटा बहू दोनों एक साथ ही बैठकर एक थाली में ही खाना खा रहे थे। आज ये परिवर्तन कैसे हो गया, आशा जी को समझ में नहीं आ रहा था। वह इसी उधेड़ बुन में डूबी हुई थी कि ये सब घर में चल क्या रहा है कि तभी उनकी बहू संगीता वहां आई और चुपचाप खाने की थाली उनके सामने रखकर वापस अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के समय आशा जी अपने बेटे विनोद के पास आकर बैठ गई और उनसे कहने लगी, बेटा क्या बात है, तुम मुझसे बातें नहीं कर रहा है। मैंने एक बार कल तुमसे वृद्धा आश्रम जाने के बाद क्या कह दी, तू तो एक बार में ही तैयार हो गया। क्या तू भी अपनी माँ से परेशान हो गया है? तुमसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी बेटा। तभी अपनी माँ की बात सुनकर विनोद ने व्यंग से कहा कि माँ, तुम ही तो कल कह रही थी कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है, तो अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हें परेशानी क्यों हो गई? मैंने तुम्हारी हर इच्छा का मान रखा है, तो फिर तुम्हारी ये इच्छा भी कैसे टाल सकता हूँ? अपने बेटे की बात सुनकर आशा जी ने कहा, वह तो कल मैंने नाराजगी में कह दिया था, तो तू क्या सचमुच मुझे वृद्धाश्रम में फेंक आएगा कि अब तेरे लिए तेरी पत्नी ही सब कुछ है? तभी विनोद ने कहा, माँ, मेरे लिए मेरी पत्नी भी मेरी है और तुम भी मेरी हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कभी भी तुम्हें जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं की, मगर तुमने हमेशा मेरी पत्नी को रुलाया है और ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कभी भी सच्चाई पता नहीं चलेगी? अरे कल जब तुम दीदी को भड़का रही थी और अपनी वाहवाही कर रही थी, तो संगीता ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। उसके बाद तुम दोनों सास बहू के बीच हुई बातें भी उसने रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे तो तुम्हारी इस सोच पर शर्म आ रही है माँ। हाँ, बाबूजी ने ये घर मेरे नाम कर दिया था, लेकिन तुम जब तक चाहो तब तक इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं इतना नालायक बेटा नहीं बन सकता। लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने संगीता को बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं जल्दी ही एक किराए का मकान देखकर वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। ये घर आपका था, आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अब आप भी आराम से रहना इस घर में। ये कहकर विनोद वहां से उठकर चला गया। अपने बेटे की बात सुनकर आशा जी के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बेटे को उनकी सच्चाई पता चल जाएगी। उन्हें तो बहुत भरोसा था कि वह चाहे कितना भी गलत करे, बेटा हमेशा उनकी ही बात सुनेगा। लेकिन आज संगीता ने अपनी सूझबूझ से अपने पति के सामने सबूत पेश करके उनकी असलियत को सामने ला ही दिया था। संगीता कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी सास को इस तरह अकेला छोड़कर जाए, इसलिए उसने विनोद को समझाया कि देखो, मैं बस इतना ही चाहती थी, इस घर में मेरे साथ कुछ गलत ना हो, और मेरे साथ गलत हुई सारी बातें जब मैं तुम्हारे सामने बताती थी तो तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए मैंने तुम्हें वीडियो बनाकर दिखाई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मम्मी जी को अकेला छोड़ देना चाहती हूँ। मैं इसी घर में मम्मी जी के साथ ही रहूंगी, उनकी देखभाल भी करूंगी, लेकिन भावनात्मक रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। वह गलत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ है। आखिर उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो हमें उनके बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहिए। मुझे तो बस इतना ही चाहिए था कि
वह मुझे ताने ना दे और जब वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काए तो तुम भी उनकी बातों पर यकीन ना करो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सारा घर संभालती हूँ और बाहर कहीं रहूँगी तो भी सारा काम करना ही पड़ेगा। एक तो सास को खाना बनाकर खिलाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इस घर में सुकून चाहिए। तुमसे ढेर सारा प्यार चाहिए और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी चाहिए। तभी विनोद अपनी पत्नी की समझदारी देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी कितने सरल स्वभाव की है। उधर आशा जी शर्म के मारे अपने बेटे से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि शुरुआत में अगर मैंने अपने बहू के साथ अपने रिश्ते को कड़वा न किया होता तो आज घर का माहौल कुछ और ही होता। अब वह बेटे और बहू के साथ रहकर भी हमेशा के लिए कटी हुई सी रह गई थी, क्योंकि विनोद की नज़रों में भी अब अपनी मां के लिए कोई सम्मान नहीं था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।